एक नए टॉपिक के साथ, जिसका टॉपिक का नाम है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। इसके क्या क्या टेक्निक्स होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है या प्लांट टिश्यू कल्चर क्या होती है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम प्लांट की किसी टिश्यूज़ को या ऑर्गन को या फुल प्लांट कंप्लीट को क्या कर सकते हैं, हम आर्टिफिशियल मीडिया में एसेप्टिक कंडीशन में क्या करते हैं, न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा होता है इनवेट्रो कल्चर। ठीक है, तो इनवेट्रो कल्चर क्या होता है, विथ इन द ग्लास। ठीक है, जब हम किसी प्लांट टिश्यू कल्चर को या टिश्यू कल्चर की प्रक्रिया को पूरा कहाँ पर रखते हैं, पूरा हम लोग जब उस यहाँ पर कराते हैं कि ग्लास वेयर के अंदर कराते हैं, तब कहलाती है, क्या कहते हैं उसको, इनवेट्रो कल्चर कहलाता है ना। जैसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, फ्रॉम लैटिन, लैटिन वर्ड से है, ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है विथ इन द ग्लास, है ना, विथ इन द ग्लास परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट ए टेस्ट ट्यूब। ए टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम प्लांट टिश्यू कल्चर कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, हम इनवेट्रो कल्चर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसके हिस्ट्री के बारे में। तो इसको सबसे पहले, है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर को सबसे पहले हेबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, 1902 में दिया था। इसमें इन्होंने प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में पूरा एनालिसिस किया, पूरा कंप्लीट स्टडी की गई 1902 में। उसके बाद होता है जो कैलस कल्चर था ना, जो प्लांट टिश्यू कल्चर के कैलस, जो एक सिंगल सेल होती है, इस सिंगल सेल्स के माध्यम से जब मल्टीपल सेल्स या कॉपी आप बनाते हैं, इसको बोलते हैं कैलस। ठीक है, तो इस कैलस कल्चर को किसने दिया था, वाइट गट्सर एंड नोबेकॉर्ड नामक साइंटिस्ट ने दिया था, 1939 में दिया था। वहीं 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 क्या, वहीं पर क्या किया, जो है एंड नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1964 में। फिर इसके बाद जो जो बात आती है प्लांट सेल एसेप्टिक कंडीशन में, बोलते हैं कि कल्चर मीडिया में रखेंगे, है ना। कल्चर मीडिया जो होती हुई थी, सबसे पहला जिसको MS नामक साइंटिस्ट ने दिया था, और ये अपने ही नाम पर, है ना, MS मीडिया का फॉर्मेशन किया, जिसमें M का नाम होता है मुरासिक एंड S का मतलब होता है स्कूब। तो ये इसको हम मुरासिक स्कूब मीडिया कहते हैं, जो इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर 1962 में दिया था। वहीं 1966 में स्टीवर्ड ने टोटीपोटेंसी ऑफ कैरेट प्लांट का फॉर्मेशन किया, टोटीपोटेंसी ऑफ कैरेट प्लांट का 1917 में पावर एट ऑल ने प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन कराया। 1977 में कैटन ने इंटीग्रेटेड TI प्लाज्मिड फॉर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिस इन प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया। जैसे ऐसे बहुत सारे हैं जिसके माध्यम से, जिसके दो में प्रिपरेशन करके डिफरेंट प्लांट्स का कल्चर कराया गया, जिसमें ये प्रमुख जो प्लांट है इसके बारे में ही ये MS मीडिया में रखा गया। फिर आता है टर्मिनोलॉजी की, जो प्लांट टर्मिनोलॉजी की बात आती है, तो टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान यूज होने वाले ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसके माध्यम से प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहली बात आती है एक्स प्लांट के बारे में। तो एक्स प्लांट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एक्स प्लांट ए प्लांट ऑर्गन और पीसेज और टिश्यूज यूज्ड इन इनिशिएट ऑफ कल्चर, है ना। जब हम प्लांट टिश्यू कल्चर, तो जिसमें सबसे पहली जो एक्स प्लांट का यूज करते हैं, जो प्लांट हमको डिजायर्ड प्लांट होती है, इसको हम एक्स प्लांट के नाम से जानते हैं। सेकंड नंबर होता है कल्चर। अब कल्चर क्या होती है, तो कल्चर वह प्रोसेस होता है जिसमें किसी सेल, टिश्यू, प्लांट, ऑर्गन या कंप्लीट होल प्लांट को एक न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर एसेप्टिक कंडीशन में जब ग्रोथ कराते हैं, ग्रोइंग सेल्स, टिश्यूज ग्रोथ कराते की प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है एसेप्टिक कल्चर। एसेप्टिक कल्चर मीन्स फ्री। ठीक है, जब किसी कल्चर मीडिया को हम एसेप्टिक कंडीशन में, है ना, जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्री होती है, ऐसे स्थान पर जब कल्चर कराते हैं तो उसको एसेप्टिक कल्चर कहते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है कैलस क्या होती है। ठीक है, तो कैलस ए टिश्यूज अपेयरिंग, है ना, ए टिश्यूज एसरिंग फ्रॉम डिसोजिनेटेड proliferation of cells either in culture और in nature। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब हम किसी प्लांट सेल का एक न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया में कैलस तैयार करते हैं या फिर मास ऑफ सेल तैयार करते हैं, उसी को कहा जाता है कैलस कहा जाता है।
फिर नेक्स्ट में होता है सेल कल्चर। क्या होती है सेल कल्चर का मतलब ये होता है कि जब हम किसी आइसोलेशन आप एक प्रोटोप्लास्ट सॉरी सेल से है ना कंप्लीट वूल प्लांट से प्लांट के किसी एक सेल का लेते हैं और एक सेल के माध्यम से अब डिफरेंट टाइप्स के सेल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो कहलाती है सेल कल्चर कहलाता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री। ठीक है, एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री होगा क्या कहलाएगा वो क्या कहलाएगा वो कंटर्मिनेशन या कंटर्मिनेशन फ्री कहलाएगी। ठीक है, यहाँ पर लेकिन यहाँ पर लिखा है कंटर्मिनेशन, तो कंटर्मिनेशन होता है अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अनवांटेड हम नहीं चाहते वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस स्थान पर होता है उसको वो स्थान क्या कहलाता है कंटर्मिनेटेड एरिया कहलाते हैं, जहां पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नेक्स्ट नंबर होता है सब कल्चर। सब कल्चर का मतलब होता है मेन कल्चर से छोटे छोटे सेगमेंट्स के रूप में बनाना सब कल्चर कहलाता है, जिसको ट्रांसफर द टिश्यूज और एक्सप्लांट इनटू फ्रेश मीडिया, है ना। जो टिश्यूज होती है ना, जिसको सिंगल सेल कल्चर होता है, सिंगल सेल से कैलस बनाते हैं, कैलस बनाने के पश्चात उसको जो कि मास ऑफ सेल होती है जिसको छोटे छोटे पश्चात उसको हम एक एक्स प्लांट में डालते हैं, जो सब छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं तो वो कहलाता है सब कल्चर कहलाती है। नेक्स्ट होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनः निर्माण, जिसमें हम किसी प्लांट के सेल्स को या किसी ऑर्गन्स को लेकर कंप्लीट उसका मार्फोजेनेसिस करके, है ना, कंप्लीट मार्फोजेनेसिस करके एक न्यू प्लांट में डेवलप कराते हैं, रीजनरेशन कहलाती है। फिर नेक्स्ट नंबर होता है डिफरेंशिएशन है, उसके कंप्लीट स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस, है ना, कंप्लीट स्ट्रक्चर में होने वाले चेंजेस जिसको हम क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और अनडिफरेंशिएशन का मतलब कि जो अनडिफरेंशिएटेड जिसका स्ट्रक्चर कोई निश्चित आकार नहीं होता, जिसकी कोई साइज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड बोलते हैं। और उसी अनडिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर को कंप्लीट उसको उसके स्ट्रक्चर को कंप्लीट उसके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को जब चेंज करते हैं तो वो कहलाती है डिफरेंशिएशन कहलाता है ना, डिफरेंशिएशन कराती है। अब यहाँ पर ये वाला था अभी जो बताया, ठीक है। अब ये डी डिफरेंशिएशन क्या होती है? डी डिफरेंशिएशन वे चीज होती है जिसको हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, जो पहचान नहीं कर सकते उसको क्या बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। लेकिन जिसको हम कंप्लीट रूप से उसका मॉर्फोलॉजिकल उसके एनाटॉमिकल पूरा अलग अलग पहचान कर सकते तब क्या बोलेंगे उसको डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो ये होता है डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट नंबर होता है माइक्रो प्रोपोगेशन। क्या होती है माइक्रो प्रोपोगेशन का मतलब होता है असेक्सुअल और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऑफ ए प्लांट इन विट्रो। ठीक है, दूसरा होता है ऑर्गेनोजेनेसिस। जब हम किसी प्लांट के किसी भाग का या डिफरेंशिएशन ऑफ द ऑर्गन कल्चर को जब हम करते हैं तो क्या कहलाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस कहलाता है। प्लांटलेट का मतलब होता है जिस ऐसे प्लांट का एक ऐसा छोटा सा भाग जिसमें प्लांट के रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होता है, रूट शूट का जर्मिनेशन होती है, उसको प्लांटलेट बोलते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता नेक्स्ट है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है द क्रिएशन हाइब्रिड फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट। जब हम किसी प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करके एक न्यू हाइब्रिड प्लांट तैयार करते हैं या फिर प्लांट की किसी सोमैटिक सेल्स के माध्यम से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं तो कहलाता है वो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट होता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है प्लांट की एक ऐसा कैपेसिटी, प्लांट सेल के एक ऐसी कैपेसिटी जो एक प्रोलिफरेट करके एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन कर सकता है, वो कहलाता है टोटिपोटेंसी। मतलब कि टोटिपोटेंसी प्लांट की एक ऐसा क्षमता होता है, एक ऐसा क्षमता होता है जिसके द्वारा प्लांट की किसी एक सेल, है ना, एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गन को या फिर कंप्लीट प्लांट को डेवलप करा सकता है, टोटिपोटेंसी कहलाती है। नेक्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट्स वे प्लांट्स होते हैं जिसमें टू डिफरेंट टाइप्स के प्लांट को जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बनाया जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाती है। ट्रांसजेनिक प्लांट में प्रमुख दो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट के जो रिक्वायर्ड जीन्स होते हैं, रिक्वायर्ड जीन्स होती हैं, इसको आइसोलेट किया जाता है और आइसोलेट करने के पश्चात इसको दोनों को फ्यूज कराया जाता है, ये कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। अब जो नेक्स्ट नंबर आती है रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या चीजें होती हैं वो यूज होता है। तो सबसे पहला होता है एप्रोप्रिएट टिश्यूज या फिर एक्सप्लांट, जिस एक्सप्लांट का यूज होता है। दूसरा इक्विपमेंट की जरूरत होती है, ग्लासवेयर्स की जरूरत होती है, सुटेबल ग्रो मीडिया की जरूरत होती है, एसेप्टिक एंड स्टरलाइट कंडीशन की जरूरत होती है, एक कल्चर रूम और इनोकुबलेशन रूम की जरूरत होती है। ये है एक्सप्लांट के बारे में। ये एक्सप्लांट क्या होती है, जनरली ऐसे प्लांट
को जहाँ से हम किसी चीज को या सेल्स को या टिश्यूज को या ऑर्गन को जिस प्लांट से हम आइसोलेट करते हैं या लेते हैं उसको कहते हैं हम एक्सप्लांट कहते हैं। दूसरा नंबर आता है इक्विपमेंट या फिर ग्लासवेयर्स के बारे में। तो ग्लासवेयर एक ऐसा स्थान होता है जो चीज जो हमारे प्रैक्टिकल में जो जितने भी प्रैक्टिकल्स में यूज होते हैं ग्लासवेयर कहलाता है। ग्लासवेयर केप्ट इन द ओवन है ना, ओवन फॉर ड्राइंग एट द 160 टू 200 डिग्री सेल्सियस। हम जो ग्लासवेयर्स होती है इसको सबसे पहले स्टरलाइज कर लिया जाता है जो कि ओवन में रखा हुआ होता है 160 से 200 डिग्री सेल्सियस में। उसके बाद होता है डबल डिस्टिलाइजेशन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ टैप वाटर बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। तो जो टैप वाटर होता है या फिर जो प्रैक्टिकल में या प्लांट टिश्यू कल्चर के दौरान जो यूज होने वाले जो वाटर होती है उसको क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन किया जाता है इस डबल डिस्टिलेशन यूनिट के माध्यम से। जिसमें जो वाटर होती है टैप वाटर होता है इसको डिस्टिल्ड वाटर हैज न्यूट्रल पीएच, इट इज साल्ट फ्री। मतलब कि जो जो होते हैं जो टैप वाटर होता है उसको कंप्लीट रूप से क्या कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है, उसका पीएच न्यूट्रल कर दिया जाता है। ठीक है, दूसरा होता है नेक्स्ट नंबर होता है फिर रेफ्रिजरेशन। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या होती है, जिसके द्वारा विटामिन एंड ग्रोथ हार्मोन जो निश्चित लो टेम्परेचर पर होती है, लेकिन हम लोग नॉर्मल स्थान पर हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए क्या कर सकते हैं हम उसको रेफ्रिजरेटर की माध्यम से उसको कोल्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। उसके बाद होता है डिजिटल बैलेंस। जब हम कल्चर मीडिया तैयार करते हैं तो जो कल्चर मीडिया में यूज होने वाले डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होती है जिसको एक निश्चित क्वांटिटी में नापा जाता है, इसलिए उसको डिजिटल बैलेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है पीएच भी मेंटेन करना होता है, इसलिए पीएच मीटर। ऑटोक्लेव का यूज किया जाता है ग्लासवेयर्स एंड मीडिया स्टरलाइजेशन करने के लिए, है ना। इसके कंडीशन होता है 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर सकते हैं, 50 एलपी प्रेशर कर सकते हैं। इसको 20 मिनट तक जब करते हैं तब वो क्या होती है, स्टरलाइज हो जाती है। उसका ऑर्बिटल सेकर जो कैलस जो बना होता है, कैलस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम ऑर्बिटल सेकर का यूज करते हैं, जिसमें हम ऑर्बिटल शेप में फ्लास्क को रखकर या टेस्ट ट्यूब में रखकर उसको पूरा कंप्लीट डिसोसिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर होता है अब लेमिनर फ्लो। लेमिनर फ्लो होती है टिश्यू कल्चर में सबसे मुख्य भाग होता है लेमिनर फ्लो का। देखते हैं क्योंकि इनोकुलेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी सेल को इसके एक कल्चर मीडिया से दूसरे कल्चर मीडिया में या फिर डायरेक्ट किसी कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करते हैं, इनोकुलेशन का है। तो इसका जो होती है ना, जो लेमिनर फ्लो होता है जिसमें जिसका यूज किसके लिए करते हैं, हम इनोकुलेशन करने के लिए करते हैं। इसमें क्या होती है लेमिनर एयर फ्लो में, एयर नाम से स्पष्ट है लेमिनर एयर फ्लो, जिसमें जो एयर का फ्लो होता है वो लगातार होता रहता है एयर फ्लो, जिसके कारण जिसमें है ना लगातार एयर फ्लो होती है, जिसके कारण से उसके अंदर लेमिनर फ्लो के अंदर एक जो चैम्बर होता है उसमें लगातार फ्रेश एयर भरा हुआ होता है। इसके अलावा इसके एक साइड पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के लिए एक लाइट लगी होती है जिससे लगातार अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती रहती है और चैम्बर के अंदर आने वाले बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट होता है जो कल्चर मीडिया। ठीक है, दो न्यूट्रिएंट या फिर कल्चर मीडिया होती है वो किस तरीके से होते हैं या फिर उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो कल्चर मीडिया कंपोज्ड ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कल्चर मीडिया होती है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स या फिर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में आयरन, कॉपर, मैग्नीज, बोरॉन, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट जैसे बहुत सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो प्रेजेंट होता है ये कल्चर मीडिया में। दूसरा होता है मेजर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, या फिर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के नाम से, है ना। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जो कि नाम से स्पष्ट है, मैक्रो मीन्स होता है ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे कल्चर मीडिया जिसमें, है ना, ऐसे कल्चर मीडिया जिसमें जो किसी कार्बनिक पदार्थ या अकार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, है ना, ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट। जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऐसे ही बहुत सारी चीज होती है जिसका यूज कल्चर मीडिया में सबसे ज्यादा होती है। अब जो कुछ मेजर टाइप्स के मीडिया होती है उसके बारे में थोड़ा नाम जान लेते हैं। विट्सन मीडिया जिसको व्हाइट ने दिया था, एमएस मीडिया मुरासिक एंड स्कूक ने दिया था, B53 मीडिया, ऐसे बहुत सारे मीडिया जो होती है जो हम प्लांट टिश्यू कल्चर कराते हैं उसके लिए प्लांट के हिसाब से हम कल्चर मीडिया का सिलेक्शन करते हैं।
नेक्स्ट नंबर होता है ये जो कल्चर मीडिया जो यूज़ होते हैं, है ना, कल्चर मीडिया जो यूज़ होती है उसमें जो कल्चर मीडिया के लिए कौन कौन से जो रिक्वायरमेंट होती है ना, जैसे एमएस मीडिया के लिए क्या चाहिए हमको, सोडियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, जैसे बहुत सारी चीज़ें होती है। इसका एक रेशियो दिया हुआ है इस चार्ट में, जिसके माध्यम से हम एक कल्चर मीडिया, एमएस मीडिया या फिर B53 मीडिया बनाया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर होता है जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जो कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो होते हैं, है ना, ये जो होते हैं प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, मुख्य रूप से प्लांट के ग्रोथ की प्रक्रिया को रेगुलेट करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर देता है, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। चूंकि हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर करा रहे हैं, एक सिंगल सेल से प्लांट के कंप्लीट भाग को बना रहे हैं, तो वहां पर क्या करते हैं हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करते हैं। जनरली जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होता है, जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है। किसको किसको? ऑक्सिन को, साइटोकाइनिन को प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है। तो इसमें मुख्य रूप से जो मेन जो होता है प्लांट टिश्यू का, साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन। क्यों? क्योंकि जो मुख्य रूप से प्लांट के टॉप पर बनती है और जिसका डायरेक्शन अप टू डाउनवर्ड होती है, जिससे के कारण से रूट का फॉर्मेशन होता है। वहीं साइटोकाइनिन होता है, साइटोकाइनिन लोअर साइड पर बनती है, रूट के इन साइड बनती है, और ये मुख्य रूप से सूट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसलिए ऑक्सिन और साइटोकाइनिन हार्मोन को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसमें हम ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की रेशियो को, है ना, रेशियो को जब हम कंट्रोल करते हैं तो तब हमको रूट और शूट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। जैसे ऑक्सिन की हाई कंसंट्रेशन करते हैं ना, जब जब हम जो हमारे जो कल्चर मीडिया होती है, जिसमें ऑक्सिन की मात्रा जब ज़्यादा बढ़ाते हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा कम करते हैं, तो उस टाइम में हमको रूट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। लेकिन जब इसके विपरीत में साइटोकाइनिन मात्रा इंक्रीज करते हैं और ऑक्सिन की मात्रा को कम कराते हैं, तब उस टाइम में हमको सूट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो कुछ ऑक्सिन ऐसे ऑक्सिन होते हैं जिसका नाम है IIA, है ना, IAA, जिसका नाम है इंडोल 3 लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड बोलते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, एसिटिक एसिड है, इंडोल एसिटिक एसिड। NAA नेप्थिलिन एसिटिक एसिड, है ना। नेक्स्ट 2,4-D है, वही वैसे ही IB3 है। वैसे साइटोकाइनिन के भी अलग अलग भाग होते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, जो कल्चर मीडिया होती है, जो इनोकुलेशन कराते हैं, तो हमको इस तरीके से हम जो यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम के माध्यम से, कि इस तरीके से हम एक लैमिनर होती है, लैमिनर एयर फ्लो के साइड में एक टेबल होती है, जहां से हम क्या कर सकते हैं, इनोकुलेशन कराते हैं। ये होता है कल्चर रेंज, जिसमें हम किसी प्लांट टिश्यूज को रखा जाता है कल्चर के फॉर्म में। उसके बाद होता है स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, जिसमें सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक एक्सप्लांट लेते हैं। एक्सप्लांट लेने के पश्चात उसको वहां पर कल्चर मीडिया तैयार करते हैं। जैसे ही कल्चर मीडिया तैयार हो जाती है, जो सेलेक्टेड किए हुए एक्सप्लांट के किसी भाग को क्या किया जाता है, लिया जाता है, और लेने के पश्चात में उसको हम सरफेस स्टेरिलाइजेशन करके या फिर उसको स्लाइस कर कंप्लीट साफ सुथरा करके क्या कर दिया देते हैं, उसको कल्चर मीडिया में डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिया है सिलेक्शन ऑफ ए सुटेबल एक्सप्लांट, जो हमारे अनुसार से क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उस कल्चर मीडिया ले सकते हैं। लेने के पश्चात में क्या करते हैं, लेने के पश्चात में उसको सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड से या फिर मर्क्यूरी क्लोराइड से क्या कर लिया जाता है, उसको स्टरलाइज कर लिया जाता है। स्टरलाइज करने के पश्चात में जो एक्सप्लांट लिए रहते हैं, और जिसको हम क्या कर देते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया तैयार किए रहते हैं, उसमें इनोकुलेट कर दिया जाता है, जिसमें क्या, जिसको पहले बता चुके हैं, ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट न्यूट्रिएंट मीडिया अंडर एसेप्टिक कंडीशन। एसेप्टिक कंडीशन में लेमिनर, है ना, एसेप्टिक कंडीशन मतलब लेमिनर एयर फ्लो की बात आ रही है। लेमिनर एयर फ्लो के अंदर में एक्सप्लांट को कल्चर मीडिया में ट्रांसफर करने की प्रोसेस इनोकुलेशन कहलाता है। उसके बाद करते हैं उसको इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन इसलिए करते हैं क्योंकि वहां पर इंक्यूबेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि जो प्लांट टिश्यू कल्चर जो होती है, टेम्परेचर पर एक निश्चित लाइट इंटेंसिटी पर होती है, जिससे प्लांट टिश्यू कल्चर का एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इंक्यूबेशन किया जाता है। आफ्टर इंक्यूबेशन हार्मोन्स जब रेशियो चेंज करते हैं, तब उसमें रूट
उनका रूट का डेवलपमेंट हो जाती है, जिससे के कारण से एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन करने के पश्चात में एक प्लांट जो प्लांट बना हुआ रहता है, इसको क्या करते हैं, हम किसी दूसरे पर लगा देते हैं, उसको क्या क्या कर दिया जाता है, उसको प्लांटेशन कर दिया जाता है, जिससे एक न्यू प्लांट का प्रोडक्शन आता है। तो ये है आपके प्लांट स्टेप्स। स्टेप के बाद में हम लोग देखते हैं जो प्लांट टिश्यू कल्चर होती है, जो इसको कितने भाग में बांटा जा सकता है। प्लांट है जिसके आधार पर जैसे एम्ब्रियो का कल्चर कर सकते हैं, सी का कल्चर कर सकते हैं, प्रोटो का कल्चर कर सकते हैं, प्लांट के किसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को लेकर हम कल्चर करा सकते हैं, पोलेन कल्चर करा सकते हैं, है ना, कैलस कल्चर करा सकते हैं, सेल कल्चर करा सकते हैं, एंथर कला करा सकते हैं। इन ही स्टेप्स का फॉलो करते हुए, इन स्टेप्स का ध्यान में रखते हुए क्या कर सकते हैं, हम जो कल्चर मीडिया में हम क्या कर सकते हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर करा सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि ये ऑर्गेनोजेनेसिस नाम आया था। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या होती है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है कि ऑर्गन्स का डेवलपमेंट। ठीक है, ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा, उसको ऑर्गेनोजेनेसिस कहेंगे। वहीं सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, प्लांट की किसी सोमैटिक सेल्स को लेकर जब हम कल्चर कराते हैं तो सोमैटिक सेल कल्चर कराती है, जिसको इस डायग्राम आपको मिला है। इसके बाद नेक्स्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद में जिससे कि देख रहे थे कि जो प्लांट था उसको पहले हम क्या कराएंगे, रीजनरेशन कराएंगे। द प्रोसेस वियर बाई हम उसको बनाते हैं डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के माध्यम से, तो क्या कहलाता है, वो रीजनरेशन कहलाती है। न्यू प्लांट का फॉर्मेशन, अपार्टिंग ए न्यू सूट्स, एक न्यू सूट्स का फॉर्मेशन होती है, नया रूट्स का फॉर्मेशन, कंप्लीट जाता है। इसके बाद होता है जो प्लांट का प्लांटेशन कैसे करते हैं। जो प्लांट बनाए रहते हैं उसको एक न्यूट्रिएंट मीडिया में या किसी स्पेशल स्थान पर ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद उसको प्लांटेशन कर दिया जाता है। उसके बाद उसका मेजरमेंट करते हैं कि वो प्लांट है कितना ग्रोथ कर रही है, और उसके ग्रोथ के अकॉर्डिंग प्लांट के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मीडिया को इस जो सॉइल रहती है उसके अंदर में डाला जाता है, और डालने के पश्चात ये देख वो कितना ग्रोथ हो रहा है। इसके बाद आता है नेक्स्ट नंबर, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए क्या क्या कल्चर का क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला लाभ ये प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से एक कम समय में, है ना, कम समय में बहुत सारे प्लांट का प्रोडक्शन किया जा सकता है, पहला इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट ये है प्लांट या रेजिस्टेंस हाइब्रिड प्लांट का प्रोडक्शन होता है ना, इसके माध्यम से हम हाइब्रिड प्लांट का प्रोडक्शन करा सकते हैं, है ना। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इसके लाभ हैं, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसके क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। नेक्स्ट नंबर, डिसीज फ्री, जैसे डिसीज फ्री प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसे प्लांट जिससे हमको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सबसे ज़्यादा प्राप्त होती है, उन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स उत्पन्न करने वाले प्लांट का यूज़ कर बनाया जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट नंबर, स्ट्रेस टोलरेंट, साल्ट टोलरेंट, ऐसे प्लांट में ऐसे प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न किया जा सकता है जो प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट हो। बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे को एनालिसिस कर सकते हैं, एप्लॉइड प्लांट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्लांट टिश्यू कल्चर जो होती है, जिसके द्वारा हम न्यू प्लांट का प्रोडक्शन एंड हाइब्रिड प्लांट का प्रोडक्शन किया जा सकता है। थैंक यू।